Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, this is the next part of the physico-chemical processes chapter, annual pharmaceutics for category B students. तो ये आज हम ये फिजिको-केमिकल प्रोसेसेस के बारे में जो दूसरा पार्ट है उस चैप्टर का, अभी आज हम उसके बारे में कोशिश करेंगे कि हम पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं उसके जो भी डिफरेंट रहते हैं पार्ट्स, तो उसके फिजिको केमिकल प्रोसेसेस का जो इंट्रोडक्शन है अभी जो रहता है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है। कोई भी अगर हमारे पास डिफरेंट सॉल्वेंट्स हो और हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो एक दूसरे से हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिस्टिलेशन का अमल यूज़ कर सकते हैं। डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उसका प्रिंसिपल इसकी सेपरेशन का ये है कि इसमें हम सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड का जो डिफरेंट सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें, तो उसको हम एक दूसरे से सेपरेट जो है, एक सॉल्वेंट जो होता है वो एक टेम्परेचर पर बॉयल होता है और दूसरा जो सॉल्वेंट है वो दूसरी पर बॉयल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि लोअर जो बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्वेंट है जिसका जो जो लोअर टेम्परेचर पर बॉयल होता है, तो वो सॉल्वेंट हम हीट देते हैं उस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स को, और फिर वो जो बॉइलिंग पॉइंट जिस सॉल्वेंट का लो होता है, कम होता है, तो वो इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट हो जाता है यानी वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उन वेपर्स को फिर हम कंडेंस करते हैं, और कंडेंसेशन के बाद हम उसको एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह हमने उस एक कंपोनेंट को सेपरेट किया दूसरे से जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट था। इसी तरह उस मिक्सचर में अगर और भी डिफरेंट सॉल्वेंट्स मौजूद हो और उनका जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में एक दूसरे से वो डिफरेंट हो, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो ज़्यादा हो, तो वो बॉयल होगा, वो वेपर पे कन्वर्ट हो जाएगा, और हम उसको एक कंडेंसर से फिर पास करते हैं, और आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर वो जो वेपर्स है फिर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो उस मिक्सचर से हम अलहदा कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह होता है ये डिस्टिलेशन में हम चीज़ों को, डिफरेंट सॉल्वेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट करते हैं। ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स। ठीक है। तो क्रूड ड्रग्स में हम जो डिफरेंट वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो सेपरेट करने के लिए क्रूड ड्रग्स से ये अमल हम यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, ये असम्बली है डिस्टिलेशन का, जो असम्बली है जो भी, अच्छा डिस्टिलेशन के फिर अभी आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसके डिफरेंट टाइप्स है डिस्टिलेशन के। इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन है, और फिर जो स्टीम डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर जिसको वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स है डिस्टिलेशन के। तो इस डिस्टिलेशन में फिर हम क्या कहते हैं, डिफरेंट जो टाइप्स है उसमें ये ही असम्बली यूज़ होती है। लेकिन फ्रैक्शनल में और फिर जो है दूसरे क्या कहते हैं, जो दूसरी टाइप्स है उसमें फिर एक दूसरे थोड़े डिफरेंस होता है। बाकी इस तरह जो मेन प्रोसेस है वो सारों में जो है सेम ही है। ठीक है। वेपर कन्वर्जन होता है, वेपर फॉर्मेशन होता है, फिर वो हम एक कंडेंसर से पास करते हैं। ठीक है। इस तरह ये आप देख सकते हैं, ये दिखाता हूँ मैं ये। तो हम इसको ऐसा करते हैं। ठीक है।
तो ये हीट सोर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम इसको सेपरेट कर ले, तो हम इसको हीट देते हैं। तो हीट के बाद ये वेपर्स है, आप देख सकते हैं ये वेपर्स वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो वेपर्स हम पास करते हैं, ये वेपर्स अभी इस तरह आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंडेंसर लगा हुआ होता है। कंडेंसर का काम ये है कि ये वेपर्स को कूल करता है, और कूलिंग के बाद फिर ये जो वेपर्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हम उस लिक्विड को एक ये फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है, आप देख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, और ये सॉल्वेंट अब इस मिक्सचर से सेपरेट हो गया है, और हम ये एक अलहदा कंटेनर में हमने इसको रिसीव किया है। तो इस तरह डिस्टिलेशन में ये होता है। इस तरह टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन डिफरेंट है। इसके सिंपल डिस्टिलेशन है। सिंपल डिस्टिलेशन ये हम किसके लिए यूज़ करते इसमें सेपरेशन कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल डिस्टिलेशन ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं एक लिक्विड को इनटू इट्स वेपर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन में फिर हमारे पास 5 टाइप्स है डिस्टिलेशन के। इसमें सिंपल डिस्टिलेशन है, और फिर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसमें स्टीम डिस्टिलेशन है, और वैक्यूम है, और उसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। तो ये सारे 5 टाइप्स हैं हम डिस्टिलेशन के। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हर एक टाइप में, हर एक किस्म में डिस्टिलेशन के उसमें कैसे हम डिस्टिलेशन को से करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अभी आगे। तो सिंपल डिस्टिलेशन में ये इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स, ट्रांसफरिंग द वेपर्स टू अनदर प्लेस एंड रिकवरिंग द लिक्विड बाय कंडेंसिंग द वेपर्स, यूजुअली बाय लीडिंग कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस, ठीक है। हमने इससे जो मैंने आपको इससे जो पिछला इसके बारे में पढ़ाया कि ये इसमें ऐसा होता है। सिंपल डिस्टिलेशन में हम एक लिक्विड को हीट अप करते हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और एक कंडेंसर उसके साथ लगा हुआ होता है। वो कंडेंसर उस वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, और वेपर्स जो है वो फिर हम एक दूसरे कंटेनर में उसको कलेक्ट करते हैं। तो इन दिस वे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन में ऐसा होता है, ठीक है। सेपरेशन हम ऐसा करते हैं इसमें, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, इसमें स्टिल हम यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं। ये आप जो असम्बली है आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन है, ठीक है। और इसमें एक कंडेंसर लगा हुआ होता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, साल्ट, ये जो वाटर है ये साल्ट वाटर है, और इसको हम चाहते हैं कि हम इससे वाटर को सेपरेट कर रहे, और बाकी जो कंपोनेंट्स है उसको एक दूसरे से अलग कर ले। तो इसको हम हीट करेंगे, एक हीट सोर्स हम इसको प्रोवाइड करेंगे, और हीट सोर्स प्रोवाइड करने के बाद ये हीट होगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, फिर ये कंडेंसर इसको वेपर्स को कंडेंस करेगा, और ये हम इसको एक लिक्विड यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह ये तो फिर वो कंडेंसर, ये बताया मैंने आपको, एक रिसीवर आगे एंड में होता है, और ये रिसीवर इसको कलेक्ट होता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन में ये इस तरह हम करें, और ये प्रोसेस हम बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, और वो जब उनका बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाए तो वो बॉयल हो जाते हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो फिर यहाँ से कंडेंसर से जब गुजरते हैं तो वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो सेपरेट हो जाते हैं उस मिक्सचर से। अच्छा, सिंपल डिस्टिलेशन ये हम प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक जो लिक्विड्स होते हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम इस सिंपल डिस्टिलेशन अमल को यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स।
जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड से अगर हम चाहते हैं कि उससे हम लिक्विड को सेपरेट करें तो उसके लिए भी ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। अच्छा, रिकवरी ऑफ अल्कोहल इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्राई एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है, बाज़ औक़ात हम ड्राई एक्सट्रैक्ट्स में ड्राई एक्सट्रैक्ट हासिल करने के लिए अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दोबारा अल्कोहल को उस एक्सट्रैक्ट से दोबारा हासिल करें तो वो उसको हासिल करने के लिए एक्सट्रैक्ट से हम ये अमल यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन। प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ईथर एमाइल नाइट्रेट, ये इसको प्रिपेयर करने के लिए भी प्रोसेस यूज़ होता है। और प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल वाटर जो यूज़ होते हैं उसमें भी हम इस अमल को यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है जो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ये एक अमल है by which components in a chemical mixture are separated according to their difference। ठीक है, ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं कंपोनेंट्स के, डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट कंपोनेंट्स उसके सेपरेट हो जाते हैं। जितना ये जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस से मुराद ये है कि अगर एक लिक्विड है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, दूसरा लिक्विड है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, तो ये हम 180 से माइनस करते हैं 100 को, तो इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना आया, 80। तो इसको हम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उनका सेपरेशन उतना ही आसान होगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस दो सॉल्वेंट्स का कम हो तो उनका सेपरेशन उनका डिस्टिलेशन जो है वो अ बिट डिफ़िकल्ट होता है उनके कंपैरिजन में जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा। In fractional distillation, the compound is heated and as each of its constituent components come to boil, its vapor are separated and cooled, so it can be removed in its pure form। ठीक है, तो अमल इसको कैसे करते, इस प्रोसेस किस तरह होता है, हम हीट देते हैं जो मिक्सचर को हम सेपरेट करना चाहते हैं, और वो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की वजह से डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। जब जो ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वो जो इंक्रीज़ होता है जो टेम्परेचर ना, तो अगर एक मिसाल के तौर पर एक सॉल्वेंट का टेम्परेचर 100 है तो वो 100 पर बॉयल होगा, और वो उस कंडेंसर से पास होगा, तो जिस टाइम पर वो कंडेंसर से पास होता है वेपर्स फॉर्म में, तो वेपर्स फॉर्म में फिर वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड को, और हम उसको एक दूसरे कंटेंट में सेलेक्ट रिसीव करते हैं और वो सेपरेट हो जाता है। इस तरह अगर फिर 180 वाला आ जाए सॉल्वेंट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, और फिर वो कंडेंसर से जब जिस टाइम पर पास होता है तो कंडेंसर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है, और फिर हम उसको एक रिसीवर में कलेक्ट करते हैं और जिस पे वो सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह हम डिफरेंट फ्रैक्शंस वो सेपरेट करते हैं। जो सॉलिड मिक्सचर्स है वो डिफरेंट उसके फ्रैक्शंस हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इस तरह हम करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अमल है उसका एप्लीकेशंस, इसके यूजेस ये है कि हम 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो है ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। इस तरह टर्नरी मिक्सचर्स, जो बाज़ औक़ात हमारे पास मिक्सचर में 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि टर्नरी जिसमें वो मिक्सचर जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम टर्नरी मिक्सचर्स को रिमूव करने के लिए, एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, और मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल इसमें भी यूज़ होता है। स्टीम डिस्टिलेशन, तो ये भी एक डिस्टिलेशन का किस्म है
इसमें स्टीम डिस्टिलेशन है स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल लाइक नेचुरल अरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जो टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, बाज़ औक़ात हम अगर किसी चीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम टेम्परेचर देते हैं, तो वो टेम्परेचर की वजह से फिर वो उसकी डिस्ट्रक्शंस होती है, वो ख़राब डिकम्पोज हो जाता है। तो उसके लिए फिर हम स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर अरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। Many organic compounds tend to decompose at high sustained temperatures। तो सारी बातें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर सस्टेंड हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होते हैं। तो नॉर्मल डिस्टिलेशन जो है इससे पर ये काम हम नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम स्टीम इंट्रोड्यूस करते हैं, और स्टीम के थ्रू हम उसको सेपरेट करते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो स्टीम क्या होता है? स्टीम हम भाप होता है, वेपर्स होता है। वाटर को हम भाप या वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और हम वो फिर पास करते हैं, ठीक है। वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनसे हम पास करते हैं, ठीक है, और वो कंपोनेंट्स फिर इसमें हल हो जाते हैं, और फिर इन दिस वे वो कंपोनेंट जब इस स्टीम में हल हो जाए, इसमें डिज़ोल्व हो जाए, तो फिर हम उसको कंडेंसर से पास करते हैं, और वो कंडेंसर में फिर कंडेंस हो के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हम उसको कलेक्ट करते हैं। तो वो जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो गए हैं, अभी लिक्विड स्टेट में आ गए हैं, हमने रिसीव किए हैं। ये इस रिसीवर में या कोई भी फ्लास्क वगैरह हो उसमें हमने रिसीव कर लिए। तो ये इस तरह करते हैं हम, ठीक है। और प्रेफरेबली बिलो टेम्परेचर एट विच डिटोरेशन ऑफ द मटेरियल बिकम्स एप्रिशिएबल। तो इसमें सेपरेशन जो होती है, ये जो प्रोसेस है इसमें सेपरेशन कैसी होती है? सेपरेशन जो है वो जो जिस टेम्परेचर पर ये सब्सटेंस जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, जो ये आप देख सकते हैं, ये जो अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, हम अगर चाहते हैं कि उनको सेपरेट कर ले, तो हमने डिस्कस किया कि वो टेम्परेचर अगर हम उसको डायरेक्टली हीट करते तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उसको सेपरेशन करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए हम फिर स्टीम यूज़ करते हैं, और वो स्टीम जो है वो बिलो दैट डिकम्पोजिंग टेम्परेचर हम पर ये चीज़ें हम उसको फिर कलेक्ट करते हैं और हम इसको हासिल करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इमिसिबल लिक्विड ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो जो वाटर इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, तो उनके लिए हम ये स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। By bubbling हम steam through the liquid, the mixtures boil at below the normal boiling point of the either component, ठीक है। तो हम इसको पास करते हैं स्टीम को उस लिक्विड से, और वो द मिक्सचर जो है फिर वो बॉयल हो जाता है, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से उससे कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। और द डिस्टिलेट कंसिस्ट ऑफ टू लिक्विड इन द सेम प्रोपोर्शन एज इन द वेपर, ठीक है। ये जो डिस्टिलेट होता है, डिस्टिलेट जिस जो चीज़ जो हम डिस्टिलेशन के अमल से जो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से जिस मिक्सचर को हम पास करते हैं, तो उस मिक्सचर को हम डिस्टिलेट कहते हैं। तो ये जो डिस्टिलेट होता है वो टू लिक्विड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, उसमें टू लिक्विड्स होते हैं, और वो जो है दोनों सेम प्रोपोर्शंस में होते हैं, ठीक है। Turpentine has a boiling point of 160. When mixed with water, it can be distillate about 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर नॉर्मली हम इसको बॉयल करना चाहते हैं टर्पेंटाइन को, तो 160 डिग्री से बगैर डिस्टिलेशन प्रोसेस के, लेकिन अगर हम इसको वाटर के साथ मिक्स कर ले, तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट पर ड्रॉप हो जाता है और वो 95.6 तक आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हम डिस्टिलेशन में बिलो द जो बॉइलिंग पॉइंट उसका नॉर्मली होता है, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट पर हम उस चीज़ को कलेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन जो है फॉर डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इमिसिबल लिक्विड हमने डिस्कस किया, उसके लिए यूज़ होता है। जो वाटर में इमिसिबल चीज़ें होती है
इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वाटर में जो इमिसिबल हो, उनको हम सेपरेट डिस्टिलेशन, उसको सेपरेट करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। उसमें टर्पेंटाइन, इनोलिन, फिनाइल इनोलिन, ये चीज़ें आती है। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स, क्लो ऑयल, एनीज ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल फ्रॉम क्लो, एनीज एंड यूकलिप्टस, ये सारी चीज़ को हम एक्सट्रैक्शन करने के लिए ये एनीज ऑयल और क्रूड ड्रग्स, ये वोलेटाइल ऑयल जो है हासिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये प्रोसेस। इनको वोलेटाइल ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन है क्रूड ड्रग से, जो क्लो ऑयल है, इसमें एनीज ऑयल है, यूकलिप्टस, इनको एक्सट्रैक्शन, इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है इसमें भी ये एप्लीकेशन, ये जो स्टीम डिस्टिलेशन है ये प्रोसेस यूज होता है। और जो डिफरेंट वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए भी हम इस अमल को यूज़ करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम फॉर यूज इन परफ्यूम्स, ठीक है, जो एसेंशियल ऑयल है वो यूज़ होते हैं परफ्यूम में, उसको, उसके लिए भी ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, टू सेपरेट इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाज़ औक़ात हम डिफरेंट सिंथेसिस होती है उसमें, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब सिंथेसिस होती है तो उसमें अगर हम चाहते हैं कि डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होते हैं या फाइनल प्रोडक्ट्स है, उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी हम ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, ये स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज फॉर डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ फाइव, ये हमने डिस्कस किया टर्पेंटाइन एनिलीन। ये by steam the mixture boil below the normal boiling point of the either, ठीक है, हम स्टीम के डिस्टिलेशन के थ्रू वो चीज़ जो है कम टेम्परेचर पर बॉयल होता है। हमने डिस्कस किया पहले ये जो टर्पेंटाइन ऑयल के बारे में हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, लेकिन अगर हम इसको वाटर के साथ मिक्स करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पर ड्रॉप हो जाता है 95.6 तक। इसके बाद वैक्यूम डिस्टिलेशन है। वैक्यूम डिस्टिलेशन भी एक डिस्टिलेशन का एक किस्म है और इसको हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी कहते हैं, और ये यूज फॉर कंपाउंड दैट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। वो कंपाउंड्स जिनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो तो हम उनके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। The vacuum is provided either by water aspirator, ये इसके लिए जो वैक्यूम डिस्टिलेशन में वैक्यूम ज़ाहिरी बात है हम यूज़ करते हैं, एयर को इवाकुएट करते हैं, एयर को निकालते हैं और प्रेशर जो है रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर रिड्यूस प्रेशर में हम डिस्टिलेशन करते हैं। तो इसके लिए या तो हम एयर का जो है रिमूवल या तो एक पंप डिवाइस के, ये जो मैकेनिकल पंप के थ्रू करते हैं, या हम सक्शन के थ्रू जो है वाटर एस्पायरेटर होता है या उसके थ्रू हम करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है फिजिक्स में कि जब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर सेम हो जाए टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिर वो लिक्विड बॉयल होता है। तो ये वैक्यूम डिस्टिलेशन उस प्रिंसिपल पर काम करता है। From this it is clear that the liquid which are decomposed at their boiling point under atmospheric pressure can be distilled at a much lower temperature than its boiling point as the pressure is reduced on the surface of the liquid. तो इससे हमें ये मालूम होता है कि वो लिक्विड्स अगर कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उसको हीट दे दें तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम प्रेशर रिड्यूस करें तो रिड्यूस प्रेशर में फिर उनका जो है क्या कहते हैं उसको, बॉइलिंग अगर होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाता है तो फिर वो उसकी डिकम्पोजिशन नहीं होती है और टेम्परेचर
नहीं बढ़ता तो वो डिकम्पोज नहीं हो जाते, इस तरह उनका डिस्टिलेशन हो जाता है। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू हम ऐसे चीज़ें जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो और हीट से वो डिकम्पोज होते हो, तो उसके लिए हम अगर वैक्यूम डिस्टिलेशन का अमल यूज़ करें तो वो फिर डिकम्पोज नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे और डिसेपरेट हो जाएंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा और वो दूसरे से हम सेपरेट कर सकेंगे। वैक्यूम डिस्टिलेशन का जो एप्लीकेशन है ये फॉर डिस्टिलेशन ऑफ थर्मोलिबाइल सब्सटेंस। थर्मोलिबाइल वो जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उसको हम थर्मोलिबाइल सब्सटेंस कहते हैं। जो हीट को जो अगर ज़्यादा हीट को सस्टेन नहीं कर सकते हो, जो ज़्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसको हम थर्मोलिबाइल कहते हैं। तो ये उनकी डिस्टिलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन फॉर कंसंट्रेशन एंड ड्राइंग ऑफ एक्सट्रैक्ट्स व्हिच गेट डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो वो एक्सट्रैक्ट जो डिस्ट्रॉय होते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो उसके लिए भी हम उसके ड्राइंग के लिए भी हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये भी एक डिस्टिलेशन का किस्म है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस यूजुअली अ नेचुरल प्रोडक्ट बाय हीट followed by the condensation and collection of the volatile products of decomposition. ठीक है, destructive distillation is the term used to describe the decomposition of a substance, usually a natural product, by heat. तो destructive distillation में हम ऐसा करते हैं कि हम एक सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, हम उसको हीट देते हैं और फिर हम वो जो सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर ये नेचुरल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हम उसको हीट देते हैं, वो सब्सटेंस जो है नेचुरल प्रोडक्ट जो होता है वो हीट की वजह से डिकम्पोज हो जाता है और फिर हम उसकी कंडेंसेशन करते हैं एंड कलेक्शन द वोलेटाइल प्रोडक्ट्स ऑफ द डिकम्पोजिशन, और उसमें जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम हासिल करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक अमल है। इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ को, एक सब्सटेंस को हम हीट देते हैं और हीट के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन के बाद हम उसको कंडेंस करते हैं और उसमें जो वोलेटाइल प्रोडक्ट्स है वो हम उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में इस तरह हम करते हैं सेपरेशन। ये फार्मास्यूटिकल प्रोसेस नहीं है, बट इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंसेस यूज इन मेडिसिन। ठीक है, तो ये तो फार्मास्यूटिकली यूज़ नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फार्मास्यूटिकल्स में हम या फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं, तो ये प्रोसेस उनमें यूज़ होता है। एफ्लोरेसेंस है, एफ्लोरेसेंस भी एक फिनोमेना है। जब भी हम किसी सब्सटेंस को, किसी भी सॉलिड को एयर में रखते हैं तो किसी या वो हीट करते हैं तो उसमें एक वाटर होता है, वो वाटर रिमूव हो जाता है। तो वाटर जो उस वाटर को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो जो सब्सटेंस से जो लॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। एफ्लोरेसेंस इज द लॉज ऑफ water of crystallization from a hydrated salt to the atmosphere and exposure to air। ठीक है, तो एफ्लोरेसेंस एक अमल है जब हम किसी भी सब्सटेंस को बाज़ औक़ात कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रेटेड होते हैं। हाइड्रेटेड से मुराद है उसमें एक ख़ास मॉइस्चर होता है, पानी की कुछ मकदार होती है उसमें। ठीक है, तो पानी का जो मकदार होता है उसमें, तो अगर हम उसको एयर में रखते हैं तो वो पानी उससे निकलता है। ठीक है, तो ये जो पानी का लॉज है उससे पानी का उस सब्सटेंस से निकलना है, इस अमल को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इन हाइड्रेटेड फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द कंपोनेंट, जो हाइड्रेटेड फॉर्म में ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो सब्सटेंस के साथ अटैच होते हैं।
or the surrounding molecules also have vapors and different vapor pressure due to vapor pressure present in atmosphere. और सराउंडिंग मालिक्यूल्स में भी होते हैं वेपर्स के मालिक्यूल, वेपर्स होते हैं, वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं. इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द हाइड्रेटेड सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, तो जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है, हाइड्रेटेड सब्सटेंस जो होता है, जो सब्सटेंस हाइड्रेटेड होता है जिसमें वाटर होता है, अगर वो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो अगर बढ़ जाए सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर से, देन द हाइड्रेटेड सब्सटेंस लॉस वाटर मॉलिक्यूल टू बिकम लेस हाइड्रेटेड. ठीक है, तो वेपर प्रेशर अगर हाइड्रेटेड सब्सटेंस का, जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस है जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा है, अगर उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाए, सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसके वाटर वेपर से उसका प्रेशर बढ़ जाए, तो फिर वो हाइड्रेटेड सब्सटेंस वाटर लॉस करता है और लेस एनहाइड्रेस बन जाता है. तो इस प्रोसेस को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं. एफ्लोरेसेंस हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं? एक तो ये है कि आप जो भी सब्सटेंस है वो हाइड्रेटेड है, तो आपको चाहिए कि आप उसको एक कंटेनर में क्लोज करें ताकि वो उससे सराउंडिंग को एक्सपोज ना हो. अगर वो सराउंडिंग को एक्सपोज नहीं होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर उस सब्सटेंस में, जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो और सराउंडिंग का जो वेपर प्रेशर है वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगी और वो वाटर लॉस नहीं करेगा. तो इस तरह एफ्लोरेसेंस से हम प्रिवेंट होंगे. फिलिंग द कंटेनर कम्प्लीटली सो दैट नो स्पेस इज लेफ्ट फॉर एयर. और ठीक है, जो कंटेनर है उसको अच्छी तरीके से फिल करना, उसमें स्पेस ना हो, एयर ना हो. तो एयर नहीं होगा तो वेपर्स नहीं होंगे तो जो सब्सटेंस में वाटर वेपर का जो मिकदार है उसका वेपर प्रेशर और डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लोरेंस फिनोमेना नहीं होगा. तो इस तरह हम इसको प्रिवेंट करते हैं. इल्यूट्रेशन ये भी एक प्रोसेस है. इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से हम सेपरेट करते हैं. हमें अगर एक डिफरेंट पाउडर दिए, पाउडर के डिफरेंट पार्टिकल साइज होते, तो अगर हमें दिया जाए शेप्स होते हैं, डेंसिटी, तो हम अगर चाहते हैं कि हम वो डिफरेंट पाउडर मिक्स है, एक दूसरे के साथ मिक्स है, एक किस्म का पाउडर है वो उसकी पार्टिकल साइज 20 माइक्रोमीटर है, दूसरे का है 50 माइक्रोमीटर, तीसरी का 100 माइक्रोमीटर, तीसरी का 1 माइक्रोमीटर, इस तरह. तो डिफरेंट पार्टिकल, किसी का 10 माइक्रोमीटर है, तो डिफरेंट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है. अगर हम चाहते हैं कि इन पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर ले, तो उसके लिए हम डिफरेंट जो पार्टिकल्स होते हैं साइज के, अगर हम चाहते हैं कि उनको एक दूसरे से सेपरेट कर ले, तो उसके लिए हम ये इल्यूट्रेशन का अमल यूज़ करते हैं. ठीक है, तो illustration is a process of separating particles based on their size, shape, density using a stream of gas or liquid flowing gas in direction usually opposite to the direction of sedimentation. ये इस तरह होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ. ये डिफरेंट साइज के पार्टिकल है, देख सकते हैं आप. और हम इसमें यहाँ से एक फ्लूइड, जो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, हम यहाँ से एंटर करते हैं. ये डिफरेंट पार्टिकल्स है, ये ऊपर की तरफ ये फ्लूइड की वजह से इसको अपने साथ ले जाता है. ठीक है, ये जो सेडिमेंटेशन में तो इस तरह होता है कि ये पार्टिकल्स जो है ये नीचे की तरफ आते हैं, तो ये इसका फ्लो का जो डायरेक्शन है इस फ्लूइड का, तो ये अपोजिट की तरफ फ्लो करता है. ठीक है, अपर साइड की तरफ ये फ्लो करता है ये फ्लूइड, और ये डिफरेंट पार्टिकल जो है वो अपने साथ कैरी करता है इस तरह. जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो जो है ज़्यादा टाइम तक वो कैरी नहीं कर सकते, छोटे पार्टिकल्स ये या ऊपर तक आ जाएंगे. तो हम जो छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा वो लाइट होते हैं, तो वो आसानी से यहाँ पर आ जाते हैं. और अगर हम उसको चाहते हैं कि आप उसे सेपरेट कर ले, तो डिकंटेशन हम इसको ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम
किसी दूसरे कंटेनर में डाल देंगे और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये सेपरेट हो जाएंगे। बाकी जो भी पार्टिकल अभी रहते हैं यहाँ पे, तो इसको हम अगर चाहते हैं कि ये रिमूव कर ले, ये अभी जो बाकी पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े पार्टिकल है, ठीक है, अगर ये बड़े बड़े पार्टिकल हम चाहते हैं कि इसको अभी रिमूव कर ले एक दूसरे से, तो वो ये अब एक ख़ास मकदार पर बैठते, स्पीड पर बैठते हैं, इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो हर एक पार्टिकल का अपना एक सेडिमेंटेशन, जो बड़ा हेवी पार्टिकल है तो वो जल्दी बैठ जाता है, जो छोटा पार्टिकल है वो टाइम ज़्यादा लेता है। तो इस तरह भी ये आप नीचे पोर्शन देख सकते हैं, जो बड़ा पार्टिकल होगा वो जल्दी बैठ जाएगा, तो आप उसको यहाँ पर एक कंटेनर में कलेक्ट करेंगे, तो उससे फिर एक सीक्वेंस में ये इस तरह आ रहे होंगे और आप एक एक पोर्शन को, एक एक पार्टिकल का जो पोर्शन है उसको आप कलेक्ट करेंगे और इस पे जो डिफरेंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से आप सेपरेट कर सकेंगे। तो ये इलस्ट्रेशन का ये प्रोसेस हम ये इस तरह करते हैं। ये मैंने आपको डिस्कस किया, बस ये इस तरह होता है, ठीक है। ये आप पढ़ ले, लेकिन प्रोसेस मैंने आपको इसके बारे में बताया कि ये किस तरह हम इसको सेपरेट करते हैं, ये ठीक है। Application chalk prepared from native CaCO3 by process of filtration, ये कैनामाइन में भी प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस, ये सारे हम अप्लाई कर सकते हैं ये प्रोसेस। वेपराइजेशन, जो फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, ये एक अमल है जिसमें हम वेपर्स बनाते हैं। तो वेपर्स बनाने का जो अमल है, उस अमल को हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। The conversion of a substance from the liquid phase into the gaseous phase is called vaporization, ठीक है। किसी भी वेपराइजेशन का जब भी टर्म यूज होता है तो आप ये जहन में रखें कि अभी लिक्विड की बात हो रही है, तो लिक्विड की बात हो रही है। अगर हम किसी भी लिक्विड को चाहते हैं कि उसको हम गैसियस फेज या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो इस अमल को हम वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। वेपराइजेशन के फिर टू टाइप्स है, ये इवापोरेशन है। इवापोरेशन में क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड दैट अकर ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ये वेपराइजेशन का एक किस्म है, इसमें वेपर फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो सरफेस के मालिक्यूल है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ये सरफेस, जो सतह होता है ना, ऊपर जो सतह होता है, आपने देखा होगा किसी भी ग्लास या किसी भी कंटेनर में जब पानी होता है तो उसका जो अपर लेयर होता है उसको हम सतह कहते हैं। तो ये इवापोरेशन का जो अमल है ये अपर लेयर के साथ होता है, ठीक है। तो इसमें वेपर्स बन जाते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उसके वेपर बन जाते हैं, तो ये इसको हम इवापोरेशन कहते हैं। During evaporation, liquid changes to gas on the surface of the liquid at below the boiling point temperature at given pressure, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पर ये वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है, और सरफेस, लिक्विड के सरफेस पर बन जाते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है? ये टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, एजिटेशन है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है। ये सारे फैक्टर्स है जो आपके इस इवापोरेशन के अमल को मुतासर करते हैं, इस पर असर डालते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स है। दूसरा वेपोराइजेशन हमने पढ़ा कि ये तो इवापोरेशन, ये एक इवापोरेशन के थ्रू होता है। दूसरा इस बॉइलिंग के थ्रू भी वेपोराइजेशन होता है। बॉइलिंग में हम इस सॉल्वेंट को हीट करते हैं, जो भी हम लिक्विड होता है उसको हम हीट देते हैं, उसको हम हीट करते हैं, और ठीक है, ये इसमें सरफेस के मॉलिक्यूल्स नहीं, ये बॉइलिंग, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि सरफेस के मॉलिक्यूल सिर्फ वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और बाकी नहीं होंगे। इसमें एज होंगे सब जो है लिक्विड, जो वो जो हम हीट देते हैं तो सारे जो है लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं वेपर्स में। तो ड्यूरिंग बॉइलिंग द लिक्विड चेंजेस टू गैस फॉर्म अबाव द बॉइलिंग टेम्परेचर एंड अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो इसमें हम किस तरह करते हैं? ये जो लिक्विड होते हैं वो अपने जो बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है वो
उससे बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर वाले टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये सरफेस के मालिक्यूल ना, सरफेस के नीचे वाले मालिक्यूल्स के साथ ये होता है और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और किस टेम्परेचर पर? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पर। इवापोरेशन में क्या होता था कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर पर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पर ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सरफेस के नीचे वाले मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इवापोरेशन या वेपराइजेशन की एप्लीकेशंस क्या है? तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स जो यूज़ होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रोसेस यूज़ होता है। कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स को हम डिफरेंट कोटिंग देते हैं, शुगर कोटिंग होता है, डिफरेंट कलर कोटिंग्स भी होते हैं, इंटेरिक, ये बहुत सारे कोटिंग्स होते हैं। तो कोटिंग में हम उसको यूज़ करते हैं। कंट्रोल ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए भी हम ये अमल यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट ऑफ पाउडर्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ड्राइंग ऑफ वेट ग्रेन्यूल्स, ज़्यादातर हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं तो वेट ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए भी हम इस अमल को यूज़ करते हैं, ऑपरेशन या वेपराइजेशन के प्रोसेस को। यूज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए भी हम इस अमल को यूज़ करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये जो सारे ड्रग्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग में भी हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। इवापोरेटर क्या होता है? इज एन इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। वो डिवाइस जो हम इवापोरेशन के अमल के लिए यूज़ करते हैं तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इवापोरेटर कहते हैं, ठीक है। इवापोरेशन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम इवापोरेशन करते हैं। तो इसमें फिर टाइप्स है, स्मॉल स्केल इवापोरेटर से, लार्ज स्केल इवापोरेटर है और फिर इवापोरेटिंग स्किल्स है, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्मॉल स्केल इवापोरेटर में, ये स्मॉल स्केल पर अगर हमने इवापोरेशन का अमल करना हो तो उसके लिए हम पोर्सलीन ग्लास, पोर्सलीन या ग्लास डिश यूज़ करते हैं। हमारे पास एक बंसन बर्नर होता है या इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट होता है, वो एज अ हीट सोर्स हम यूज़ करते हैं इसमें। और हम हीट डायरेक्टली हम अगर हीट अप्लाई करें तो उससे डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है। और तो इसके लिए हम फिक्स मैक्सिमम टेम्परेचर कैन इजीली बी अटेन्ड बाय द इम्प्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाथ्स एज सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग, ये भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वाटर बाथ भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। वाटर बाथ भी एक लिक्विड, ये एक डिवाइस होता है जिसमें हम वाटर रखते हैं और वाटर को हम हीट करते हैं और वाटर से फिर जो दूसरा चीज़ है वो हीट होता है वाटर के टेम्परेचर से, फिर वो उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और आखिरकार वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है वाटर बाथ का कि वो जो सब्सटेंस होते हैं जिसको डायरेक्ट हीट से वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस उनसे नहीं होता। वाटर बाथ से उसका ये फ़ायदा होता है, यूनिफॉर्म हीट उसको मिलता है और वो थोड़ा थोड़ा होके इवापोरेट हो जाता है इससे। वाटर बाथ मोस्ट सूटेबल व्हेन लिक्विड्स आर टू बी हीटेड अप टू 100, ये 100 डिग्री टेम्परेचर वाले लिक्विड के लिए ये प्रोसेस सूटेबल है। दीज आर सिंपल एंड चीप, ये ठीक है, सिंपल भी होता है और वो प्राइस में भी कम होता है। टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन होल ऑफ द लिक्विड शुड नॉट बी इवापोरेट टू ड्राइनेस, ठीक है। हम चाहते हैं अगर डिकम्पोजिशन ना हो तो पूरे की पूरी लिक्विड को इवापोरेट नहीं करना चाहिए। फिर इंस्टेड द लास्ट ट्रेसेस ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द कंस्ट्रेंट लिक्विड शुड बी रिमूव्ड अंडर कंट्रोल टेम्परेचर। ये जो आखिर में चीज़ रह जाता है उसको एक कंट्रोल टेम्परेचर पर हमें इसको रिमूव करना चाहिए। इन केस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ liquids or solutions having costly solvents, the evaporation should be carried out by distillation and reduced pressure. In case of large quantities of liquid or solution having costly solvents, अगर क्वांटिटीज जो है लार्ज हो, ज़्यादा मकदार में क्वांटिटीज हो और उसमें जो सॉल्वेंट्स हो वो ज़्यादा कास्टली हो, उसकी कीमत ज़्यादा हो,
तो फिर हमें चाहिए कि हम रिड्यूस प्रेशर ऑपरेशन जो है रिड्यूस प्रेशर में करें ताकि उसकी डिकम्पोजिशन ना हो और वो सेफ रहे। लार्ज स्केल एवापोरेटर जो है उसमें एवापोरेटिंग पेन्स हम यूज़ करते हैं। तो लार्ज स्केल लिक्विड एक्सट्रैक्ट जो है एवापोरेटिंग पेन्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है इसमें। तो on large scale liquid states containing water is a mainstream are evaporated in large open pans called evaporating pans। लार्ज स्केल में evaporation जो है हम कैसे करते हैं, इसमें evaporating pan लार्ज स्केल हम यूज़ करते हैं और इसमें mainstream जो है हम वाटर को यूज़ करते हैं। mainstream यानी सॉल्वेंट के तौर पर हम वाटर को यूज़ करते हैं। और इन evaporating pans मीन जिस 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 कंटेनर में हम evaporation करते हैं उसको हम evaporating pans कहते हैं। They consist of hemispherical or shallow pans। ये जो hemispherical होते हैं, hemispherical मीन हाफ स्पेयर इसका होता है, या shallow pans होते हैं, या तो ये कापर से बने हुए होते हैं, या स्टेनलेस स्टील से, या एल्यूमिनियम से, या इनेमल आयरन या अदर मेटल से ये बने हुए होते हैं। और ये फिर स्टीम जैकेट इनके इर्द गिर्द लगा हुआ होता है। तो स्टीम जैकेट्स इनके गिर्द लगा हुआ होता है। द हेमिस्फेरिकल शेप इज मोस्ट सुटेबल बिकॉज इट गिव द बेस्ट सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ द हीटिंग इन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ एंगेजमेंट ऑफ वेपर्स, ठीक है। तो ये जो हेमिस्फेरिकल है ये ज़्यादा फ़ायदा इसका ये है कि इसका एरिया ज़्यादा होता है, ज़्यादा ये एक्सपोज होता है और कम टाइम में ज़्यादा इवापोरेशन इससे हो सकती है। द पेन्स में भी फिक्स, ये जो पेन्स होते हैं ऑपरेटिंग पेन्स ये तो फिक्स भी होता है और या ये माउंटिंग भी हो सकते हैं। इसको हम टिल्टिंग भी इसकी हो सकती है, मूव भी हम कर सकते हैं। एक सॉल्वेंट को हम अगर चाहते हैं कि वो दूसरे में इंट्रोड्यूस करें तो मूवेबल ये पेन्स हो सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस इसके क्या है, दे आर सिंपल इजी एंड चीप टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये तो एक सिंपल होते हैं और इजी चीप भी होते हैं। इसको इजी टू यूज़, इसका इस्तेमाल भी इजी होता है, क्लीन एंड मेंटेन इसको हम इजीली कर सकते हैं। स्टीयरिंग ऑफ द इवेपोरेटिंग लिक्विड कैन इजीली बी डन, इसकी हम स्टीयरिंग आसानी से कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, द होल ऑफ द लिक्विड इज हीटेड all the time which may lead to decomposition of the components, ठीक है। तो हम पूरी की पूरी लिक्विड को हीट करते हैं और उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकती है। and the evaporating surface a scum is rapidly formed which decreases the rate of evaporation। एक स्कम फॉर्मेशन एक लेयर बन जाता है जो evaporating surface पर जो इम्प्योरिटीज का एक लेयर बन जाता है, तो उसकी वजह से फिर रेट ऑफ ऑपरेशन डिक्रीज हो जाता है इस किस्म के ऑपरेशन में। सॉलिड में भी डिपोजिटेड एट द बॉटम विच मेक्स स्टीयरिंग नेसेसरी, ठीक है। डिपोजिशन भी हो सकती है एट द बॉटम, नीचे जो तह है उसमें डिपोजिशन हो सकती है, कुछ चीज़ें डिपॉजिट हो सकते हैं, बॉटम को स्टिक हो जाते हैं, फिर उसके लिए हमें स्टीयरिंग करना पड़ता है। cannot be used for extracts containing organic solvents like alcohol। तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं जिस तरह अल्कोहल होते हैं उनके लिए हम ये प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते। इवेपोरेटिंग स्टिल्स भी हम यूज़ करते हैं, दे आर सिमिलर टू पेन्स। ये जो इवेपोरेटिंग पेन्स के ये इनकी तरह भी ये भी इनकी तरह है एंड कंसिस्ट ऑफ वेसल मेड ऑफ कॉपर और स्टेनलेस स्टील। और ये एक वेसल पर मुश्तमिल होता है जो स्टेनलेस स्टील होता है, जो कॉपर या स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। At the lowest point of the pen, a tube fitted with a tape is connected for the removal of product from the pen। ये जो लोवेस्ट एंड होता है इस किस्म के पेन में इस तरह होता है। ऑपरेशन में हम एक लोअर जो एंड होता है उस पर एक टेप लगा हुआ होता है, एक नलका लगा हुआ होता है, और वो हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो जाते हैं तो उसके रिमूवल के लिए हम वो टेप खोलते हैं और डिफरेंट चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं उसमें। ये जो ऑपरेटिंग पेन है ये स्टीम
जो जैकेट है ये इससे इर्द गिर्द लगा हुआ होता है, और दे आर यूज इन लार्ज स्केल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या है? सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, ये इजीली कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, एंड क्वाइट इजी टू क्लीन एंड मेंटेन। इसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस इसकी इजी है। कैन बी यूज फॉर इवापोरेशन ऑफ एक्वस एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एक्वस या अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के ऑपरेशन के लिए हम ये प्रोसेस ये यूज़ कर सकते हैं। और disadvantages, the whole of the liquid is heated all the time, which may lead to decomposition, deterioration of the components। ठीक है, तो ये इसके नुकसानात है। डिकम्पोजिशन हो सकती है क्योंकि पूरी की पूरी लिक्विड को हमें हीट करना होता है। हीटिंग सरफेस इज लिमिटेड, इसका जो सरफेस हीटिंग सरफेस है वो लिमिटेड होता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, और इसके बाद एग्जीक्यूशन भी एक प्रोसेस है। उसके एग्जीक्यूशन ये द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग of water crystallization from the hydrated crystalline salt by heat and making them anhydrous। ठीक है, इसमें एग्जीक्यूशन में क्या होता है, हम हीट के जरिए किसी भी हाइड्रेटेड के बारे में हमने पढ़ा कि जो चीज़ जिसमें एक वाटर कंपोनेंट होता है, किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई वाटर कंपोनेंट हो तो हम उसको हाइड्रेटेड कहते हैं। तो एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसमें वाटर की एक ख़ास मकदार होती है, उसके क्रिस्टल्स होते हैं, उसके क्रिस्टल्स में मॉइस्चर का एक ख़ास मकदार होता है। तो मॉइस्चर के उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मॉइस्चर के उस ख़ास मकदार को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को हीट देते हैं और उस हीट के नतीजे में उससे उसके क्रिस्टल से उसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन एक अमल है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं, तो उसके नतीजे में उस हीट के नतीजे में उस सब्सटेंस के जो वाटर क्रिस्टल्स होते हैं उससे वो वाटर निकल जाता है और वो रिमूव हो जाता है, वो इनहाइड्रस हो जाता है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। और जो चीज़ें हम एग्जीक्यूशन के अमल के बाद ऑब्टेन करते हैं, उन चीज़ों को, उन सब्सटेंसेस को हम एग्जीक्यूटेड मटेरियल और सब्सटेंस कहते हैं। In the laboratory, execution can be carried out by making a weight amount of the substance in a tray dish which is heated on water bath। हम एक किसी भी चीज़ को चाहते हैं, अगर हम उसको 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 एग्जीक्यूशन के प्रोसेस से गुजारे और वाटर क्रिस्टलाइजेशन हम उसे रिमूव करें, तो हम पहले उस चीज़ को वेट करते हैं, किसी बैलेंस के ऊपर हम उसको वेट करते हैं और फिर हम उसको रखते हैं। ठीक है, एक हीटिंग सोर्स पर हम रखते हैं उसको, और हीटिंग सोर्स के बाद वो क्या हो जाता है, उससे वाटर क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है, और उसके बाद हम फिर उसको ऑब्टेन करते हैं और उसको वेट करते हैं और उसको एक ऐसे कंटेनर में, सील कंटेनर में रखते हैं कि ये दोबारा मॉइस्चर ना पकड़े और ये इस तरह इनहाइड्रस फॉर्म में रहे। तो इस तरह हम एक सील्ड कंटेनर में फिर इसको रखते हैं। कॉपर सल्फेट, ये एग्जीक्यूशन हम इसको इस तरह करते हैं, दिस कंपाउंड इज हीटेड। अगर हम इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इससे 2 वाटर के मालिक्यूल, इसके 5 वाटर के मालिक्यूल है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो इससे 2 वाटर के मालिक्यूल 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिमूव हो जाते हैं और इसके साथ 3 वाटर के मालिक्यूल पर रह जाते हैं। और अगर हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो इट लॉसेस मोर वाटर मालिक्यूल, और फिर इसके बाद और भी जो है इसके वाटर के मालिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और ये CO डॉट सिर्फ 1H2 फिर इसके साथ रह जाता है। और अगर हम इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर हीट करते हैं तो फिर ये एक जो वाटर का मालिक्यूल अभी रह गया है वो भी रिमूव हो जाता है और ये COSO4 रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह भी इनहाइड्रस फॉर्म में रह गया है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दोबारा इसमें वाटर का कंपोनेंट ना आए, तो हमें चाहिए कि हमें ऐसे कंटेनर में इसको रख के, एक ऐसे सील्ड कंटेनर में इसको रखें कि वो मॉइस्चर में उसमें ना हो और वो
मॉइस्चर से प्रिवेंटेड रहें, ठीक है। एप्लीकेशन, इसके यूजेस क्या है? टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ अ ड्रग, एक ड्रग की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी ये प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं। टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, माइक्रोबियल जो डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं वो मॉइस्चर्स में ज़्यादा उसकी रिप्रोडक्शंस होती है, तो पानी ना हो तो उसमें वो उसका भी नहीं होगा, वो फिर कंटेमिनेशन नहीं होगी उसकी। To reduce the bulk and weight of the certain drugs so that it can be administered easily, ठीक है। तो बाज़ औक़ात बल्क या वेट को रिड्यूस करने के लिए भी ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। टू obtain फाइन पाउडर्स ऑफ सब्सटेंस, डिफरेंट पाउडर्स के फाइन पाउडर, डिफरेंट सब्सटेंस के हम फाइन पाउडर हासिल करने के लिए भी ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। जब ये फ्यूजन ये और फ्यूजन के बाद फिर ये इग्निशन है, लेविगेशन है, लाइपोलाइजेशन और सब्लिमेशन, ये प्रोसेस रहते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर करेंगे। तो थैंक यू।